मेरी पत्नी मेरे सामने मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, समय पर दवाइयां देना, डॉक्टर को दिखाना और रोज उनके पैरों की मालिश करना। वो एक परफेक्ट पत्नी थी और उससे भी ज्यादा परफेक्ट बहू। और मैं भी उसकी हर इच्छा पूरी करता था। महंगे कपड़े, गहने, जो भी वो चाहती, बिना सोचे उसके लिए ले आता था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई और मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। घर में अजीब सी आवाजें आ रही थी जो मेरी माँ के कमरे से आ रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। और उसी दिन मुझे पता चला कि ये सब एक झूठा नाटक था। मेरी पत्नी जल्द से जल्द मेरी माँ को खत्म करना चाहती थी ताकि वो मेरे साथ आराम की जिंदगी जी सके। और ये सच्चाई जानने के बाद भी मेरे हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि अगर मैं उसी वक्त उसे तलाक देता तो एलिमनी के नाम पर मेरी आधी प्रॉपर्टी और आधी सैलरी उसकी हो सकती थी। लेकिन मैंने इसका एक ऐसा तोड़ निकाला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप मेरी जैसी गलती करने से बच पाएंगे। मेरा नाम अविनाश है, उम्र 32 साल। नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर काम करता हूं। बाहर से देखने वालों को मेरी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अच्छी सैलरी, नोएडा में खुद का खरीदा हुआ फ्लैट, एक पढ़ी लिखी खूबसूरत पत्नी और साथ में मेरी बूढ़ी माँ। लोग कहते थे, तू बहुत लकी है अविनाश। और मैं भी यही मान बैठा था कि मेरी जिंदगी सच में बहुत सही चल रही है। मेरी माँ, जिनका नाम रमा जी था, उम्र से ज्यादा बीमार थीं। डॉक्टर कहते थे कि उम्र तो अभी 65 ही है, लेकिन शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। लगता था जैसे वो 80 साल की हो गई हो। वो ठीक से चल नहीं पाती थीं, जुबान लड़खड़ाती थी और ज्यादातर समय अपने कमरे में बिस्तर पर ही रहती थीं। ऑफिस की भागदौड़ में मैं माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, लेकिन मेरे मन को एक सुकून था, क्योंकि मेरी पत्नी रितिका थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे ऐसी पत्नी दी है जो मेरी माँ को अपनी माँ समझकर उनका ख्याल रखती है। जब भी मैं घर पर होता, मैं देखता कि रितिका माँ को समय पर दवा देती है, कपड़े बदलवाती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। मुझे लगता था कि मेरी माँ सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें रितिका जैसी बहू मिली। शायद इसी भरोसे में मैं और ज्यादा अपने काम में डूबता चला गया। मैं रितिका से बहुत प्यार करता था। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। उसके इस निस्वार्थ प्रेम के बदले मैं उसे महंगे गिफ्ट देता रहता था। कभी ब्रांडेड साड़ी, कभी मोबाइल, कभी ज्वेलरी। अभी दिवाली पर ही मैंने उसे सोने का हार गिफ्ट किया था। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर हमेशा रहता था। इतनी देखभाल के बावजूद मेरी माँ की हालत सुधर क्यों नहीं रही थी? दवाइयाँ चल रही थीं, डॉक्टर बदल रहे थे, टेस्ट हो रहे थे, फिर भी माँ पहले से और कमजोर होती जा रही थी। वो बोलना चाहती थीं, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक जाते थे। कई बार लगता था कि वो कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कह नहीं पाती। मैं खुद को समझाता, शायद उम्र का असर है। सच तो ये था कि मैंने कभी खुद माँ को डॉक्टर के पास बैठकर नहीं दिखाया, कभी उनकी रिपोर्ट्स ध्यान से नहीं देखी। रितिका मुझसे अक्सर कहती थी, अविनाश, वो भले ही तुम्हारी माँ हैं, लेकिन मेरे लिए भी किसी माँ से कम नहीं है, बल्कि मेरे मन में उनके लिए अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत है। आखिरकार उन्होंने ही तो मुझे तुम जैसा पति दिया है। तुम उनकी बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से ऑफिस जाओ और काम पर ध्यान दो। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें खुशी से भर आती और मैं उसे बिना कुछ कहे बस गले लगा लेता। मैं पूरी तरह रितिका पर निर्भर हो चुका था। रितिका हर महीने या फिर 15 दिन में मुझसे कुछ ना कुछ गिफ्ट की डिमांड करती। कभी हीरे की अंगूठी, कभी सोने का हार, और मैं खुशी खुशी उसकी हर डिमांड पूरी करता चला जाता। आखिरकार वो मेरी पत्नी थी और मुझे लगता था कि ये उसका पूरा अधिकार है कि वो अपनी इच्छाएं मुझसे जाहिर करे, और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी हर इच्छा को पूरा करूं। दूसरी तरफ मैंने सब कुछ रितिका पर छोड़ दिया था और इसी तरह 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में माँ की हालत दिन पर दिन और बिगड़ती चली गई
और मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। रितिका कई बार मेरे सामने रो पड़ती और कहती, देखो ना, मैं पूरे मन से माँ की सेवा कर रही हूँ, महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखा रही हूँ, इतने सारे टेस्ट करवा रही हूँ, समय पर दवा खाने पीने का इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन पता नहीं माँ को क्या हो गया है। उनकी हालत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में ही कोई कमी है। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आती और मैं उसे समझाते हुए कहता, नहीं रितिका, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है। शायद मेरी ही किस्मत खराब है कि मैं माँ को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रोज समय पर ऑफिस जाता, दिन भर काम करता, शाम को थका हारा घर लौटता, मुश्किल से 2 मिनट माँ के पास बैठता और फिर अपने कमरे में चला जाता। यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह घर से निकलने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बजा और पता चला कि आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है जिसके कारण मुझे घर आने में देर हो सकती है। मैंने रितिका से कहा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हो सकता है रात को देर हो जाए, तुम खाना खा के सो जाना। रितिका मुस्कुराई, मुझे गले लगाया और ऑफिस के लिए विदा किया। मन में सुकून लिए मैं ऑफिस पहुंच गया। दिन का काम चल ही रहा था कि तभी फिर से फोन बजा। पता चला कि मीटिंग के लिए आने वाले क्लाइंट्स की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए आज की मीटिंग भी कैंसिल। मैंने चैन की सांस ली क्योंकि काम भी ज्यादा नहीं था और आज मैं घर जल्दी जा सकता था। कितने सालों बाद आज मुझे आधे दिन की छुट्टी मिली थी जिसमें मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ थोड़ा समय बिता सकता था। पहले तो सोचा रितिका को फोन करके बता दूं, लेकिन फिर मन में ख्याल आया, क्यों ना आज उसे सरप्राइज दूं। वो खुशी से झूम उठेगी और आज माँ और रितिका को बाहर खाने पे भी ले जाऊंगा। रास्ते में मैंने रितिका के लिए फूलों का गजरा खरीदा और दिल में ढेर सारी खुशियां लिए घर की ओर बढ़ चला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। किस्मत को शायद आज ही मेरा इम्तिहान लेना था। जब मैं फ्लैट के नीचे पहुंचा तो दिल अजीब सी खुशी से भरा हुआ था। घर का दरवाजा खुला था। मैंने सोचा शायद रितिका किसी काम से बाहर गई होगी या नर्स अभी आई होगी। मैं बिना आवाज किए अंदर घुस गया ताकि सरप्राइज बना रहे। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, मेरे कानों में एक तेज कड़वी आवाज पड़ी, चिल्लाने की आवाज। यह आवाज मेरी माँ के कमरे से आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं चुपचाप दीवार से सटकर माँ के कमरे की ओर बढ़ा। जो दृश्य मैंने वहां देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मेरी पत्नी रितिका, वही रितिका जिसे मैं देवी समझता था, मेरी बीमार माँ पर चिल्ला रही थी। माँ बिस्तर पर पड़ी थी, डर से सिमटी हुई और बिस्तर गीला हो चुका था। रितिका गुस्से में चीख रही थी, फिर बिस्तर गीला कर दी बुढ़िया, तू मर क्यों नहीं जाती, मेरा भी पिंड छूटे तुझसे। ये सब सुनते ही मैं वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो रितिका हर समय शांत आवाज में इतने प्यार से बात करती थी, वहीं इस तरह दहाड़ रही थी और मेरी माँ को मर जाने के लिए कह रही थी। अगले ही पल मैंने जो देखा, मेरे कानों में जो शब्द पड़े, उन्होंने तो जैसे मेरी हड्डियों तक को जमा दिया। रितिका ने मेरी माँ के बाल पकड़े और चिल्लाते हुए बोली, 2 साल हो गए, 2 साल से तेरी दवा बंद है, खाना पीना भी बस उतना ही दिया है जितना तेरे बेटे के सामने तेरे मुंह में चला जाए। हड्डियों का ढांचा हो गई है, डॉक्टर को दिखाना तो मैंने कब का बंद कर दिया। उन पैसों से मैं पार्टी कर लेती हूं। दवाइयां तेरी चल नहीं रही हैं, लेकिन तू किस मिट्टी की बनी है बुढ़िया, अभी तक टिकी हुई है, मरते ही नहीं। इतने दिनों में तो एक अच्छा खासा जवान आदमी मर जाए, लेकिन तू अभी तक बस बिस्तर पर पड़ी है। मैंने तो सोचा था 2-4 महीनों में तेरा काम तमाम हो जाएगा, लेकिन तू भी गजब की है। 2 साल हो गए और अभी तक मरणावस्था में ही पड़ी है, सांसें तेरी चल ही रही हैं। मेरी माँ, जिनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और आंखों से आंसू बहना चाहते थे, लेकिन जैसे सूख गए हों, अपनी कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बहू, जो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। अगले ही पल रितिका ने झटके से माँ के बाल छोड़ दिए और मेरी माँ वहीं बिस्तर पर गिर पड़ी। रितिका चिल्लाते हुए बोली, तूने मेरा यही बिगाड़ा है कि तू जिंदा है। मैं चाहती हूं अविनाश सिर्फ मेरा हो, मैं उसे किसी के साथ बांट नहीं सकती। जब देखो तो माँ की रट लगाए रहता है। माँ ने खाना खाया, माँ को दवा दिया, माँ को डॉक्टर के पास ले गई।
अरे उसकी जिंदगी में क्या सिर्फ माँ ही है, मैं कुछ नहीं हूं। वो तुझसे दूर रहे इसलिए मुझे उसके सामने नाटक करना पड़ता है कि मैं तेरा ख्याल रख रही हूं, ताकि वो निश्चिंत रहे और तुझसे दूर। तभी तो मेरा काम पूरा होगा। जब तक तू रहेगी वो ऐसे ही तेरे आसपास मंडराता रहेगा। इसलिए तेरा जाना बहुत जरूरी है, ताकि मैं अविनाश के साथ खुलकर जी सकूं। जब भी हम कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, माँ घर में अकेली है कहकर सब मुझ पर थोप दिया जाता है। इसलिए मुझे तुझसे नफरत हो गई है। अगर मेरी जिंदगी में सुख शांति चाहिए तो तुझे जाना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर मेरे हाथ थरथराने लगे। गुस्सा इतना था कि मन कर रहा था उसी वक्त रितिका को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दूं। लेकिन उसी बीच माँ ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, जिस दिन अविनाश को तेरी सच्चाई पता चल जाएगी, उसी दिन वो तुझे तलाक देकर इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। ये सुनते ही रितिका के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए कहा, पता चलेगा कैसे? मैं जब तक हूं तू उसे कुछ बता ही नहीं सकती। और अगर कभी पता चल भी गया तो वो मुझे तलाक ही देगा ना। तब भी उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। एलिमनी में आधी प्रॉपर्टी और आधी सैलरी मेरी हो जाएगी। मेरी जिंदगी तो मजे से कटेगी, फिर रहना तू और तेरा बेटा। ये सुनकर मेरा खून जैसे जम गया। उस पल मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ। अगर मैं उसी वक्त गुस्सा निकालकर उसे घर से निकाल दूं या तलाक दे दूं, तब भी फायदा उसी का होता, क्योंकि हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे और तलाक की सूरत में मुझे मोटी एलिमनी और संपत्ति देनी पड़ती। मैं खुद को हताश, निराश और इतना बेबस महसूस कर रहा था कि उस समय कुछ भी नहीं कर सका। मुझे इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई और ही तरीका ढूंढना होगा। यही सोचते हुए मुट्ठियां भींचे मैं दबे कदमों से घर से धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। मेरे भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट चुका था। मैं जिस घर को मैं अपना सुकून समझता था, वही घर मुझे घुटन देने लगा था। मैं चुपचाप वहां से निकल गया, जैसे कोई चोर अपने ही घर से भाग रहा हो। मेरी नजर अपने हाथ में पकड़े उस गजरे पर पड़ी, जिसे मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियों से मसल दिया। मैं लिफ्ट में खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा हूं। नीचे आकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। सड़क पर गाड़ी दौड़ रही थी और मेरे दिमाग में वही आवाजें गूंज रही थीं। मर भी नहीं जाती है बुढ़िया, दवा बंद करवा दी है, जहर दे दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकाएक एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर मैं वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। चिल्ला चिल्ला कर रोया, अपनी गलती पर रोया, अपनी बेवकूफ़ी पर रोया और सबसे ज्यादा रोया अपनी माँ की हालत पर, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं खुद भी था। पहली बार लगा कि मैं एक बेटा नहीं, एक अपराधी हूं। मेरी माँ रोज मेरे इंतजार में जी रही थी और मैं उन्हें एक हैवान के भरोसे छोड़कर चला जाता था। मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा, एक नहीं कई बार। मन ही मन खुद से कह रहा था, अविनाश तू किस चीज का मैनेजर है? अपनी माँ की जिंदगी तक मैनेज नहीं कर पाया। रोते रोते मेरी आंखें सूख गईं, लेकिन दिल और भारी हो गया। मुझे याद आया कि मैंने कभी माँ से बैठकर नहीं पूछा कि उन्हें कहाँ दर्द होता है। कभी उनके टेस्ट खुद नहीं देखे, कभी डॉक्टर से सीधे बात नहीं की। सब कुछ रितिका पर छोड़ दिया। जिस औरत को मैंने अपनी ताकत समझा, वही मेरी माँ की मौत का इंतजार कर रही थी। कितनी देर तक मैं उस बदहवास हालत में पड़ा रहा, मुझे खुद याद नहीं। अगर आप मेरे इस दर्द, मेरी इस तकलीफ और मेरी मजबूरी को सच में समझ पा रहे हैं, तो अभी कमेंट में अपने विचार लिखकर जरूर बताइए कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी वीडियो देखने वालों में से बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी सच्ची, भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है, जिनसे आप कुछ न कुछ जरूर सीख सकें। हो सकता है आप में से किसी की राय अविनाश की मदद कर दे, या ये कहानी किसी और अविनाश या किसी रमा जी को हिम्मत दे जाए और उन्हें ये रास्ता दिखा दे कि ऐसी अंधेरी गलियों से निकलकर कैसे उजाले की ओर कदम कैसे बढ़ाए। शाम हो चुकी थी। मैं अब भी गाड़ी में बैठा खुद को कोस रहा था। कुछ देर बाद जब दिमाग थोड़ा शांत हुआ
तो मैंने ठंडे मन से इस समस्या के हल के बारे में सोचना शुरू किया। रितिका चालाक थी, बहुत चालाक। उसके शब्दों में तलाक और एलिमनी का जहर साफ छलक रहा था। अगर मैं आज ही कुछ कर बैठता तो वो खुद को पीड़िता साबित कर देती और मेरी मां फिर भी उसी के हाथों में फंसी रहती। उसी गाड़ी में बैठकर मैंने एक कड़ा फैसला लिया। मैंने तय किया कि अब मैं चुप रहूंगा, बहुत चुप। मैं ऐसा खेल खेलूंगा जिसमें रितिका को पता भी नहीं चलेगा और मेरी मां भी सुरक्षित हो जाएंगी। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, कभी कभी सच को उजागर करने से पहले उसे चुपचाप इकट्ठा करना पड़ता है। और मैंने मन ही मन कसम खाई, अब अगर कोई जीतेगा तो वो मेरी मां होंगी और अगर कोई हारेगा तो रितिका। उस वे मुझे ये साफ समझ आ गया था कि अगर मैंने गुस्से में कोई कदम उठाया तो मैं अपनी मां को नहीं बचा पाऊंगा। रितिका जैसी औरत को हराने के लिए भावनाओं से नहीं, दिमाग से खेलना पड़ता है। उस रात जब मैं घर लौटा तो रितिका ने अपनी वही बनावटी मुस्कुराहट ओढ़े हुए मेरा स्वागत किया। वो दिखावे के लिए मां को खाना खिलाने ले गई और रात में उनके पैरों की मालिश भी करने लगी। जिन दृश्यों को देखकर कभी मुझे सुकून और खुशी मिलती थी, वही आज मुझे भीतर से जला रहे थे। मेरा गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि मैं उन्हें नजर भर देख भी नहीं पा रहा था। जब रात में रितिका मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे एक शब्द तक बात नहीं की। डर था कि गुस्से में मुझसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, इसलिए उसके आने से पहले ही मैंने सोने का नाटक कर लिया। लेकिन सच ये था कि मैं सोया नहीं था। मैं बस यही सोचता रहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक नाम उभरा। अमन। अमन मेरा कॉलेज फ्रेंड था और आज एक अच्छा वकील। अगले दिन मैं घर से जल्दी निकल गया। रास्ते में अमन को फोन किया मैंने। उससे बस इतना कहा, अमन मुझे तुमसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। उसने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया। मैं सीधे उसके चैम्बर पहुंचा। वहां बैठकर मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी उसे सुना दी। मेरी मां की हालत, रितिका का दोहरा चेहरा, दवाइयां बंद करना, मौत का इंतजार, तलाक और एलिमनी की धमकी, सब कुछ। अमन मुझे चुपचाप सुनता रहा। जब मैं बोलते बोलते थक गया तो उसने गहरी सांस ली और बोला, अविनाश, अगर तू सच में अपनी मां को बचाना चाहता है और रितिका को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता है तो तुझे एक काम करना होगा, बिल्कुल शांति से, बिना किसी को भनक लगे। मैंने उसकी तरफ देखा। कैसा काम? तब अमन ने जो कहा उसने मेरी किस्मत बदल दी। अमन बोला, सबसे पहले तू अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मां के नाम कर दे, घर, प्लॉट, गाड़ी, सब कुछ। तेरे नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। मैं चौंक गया। उसने समझाया कि कानून के हिसाब से यह बिल्कुल लीगल है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तेरी खुद की कमाई की है। मां बीमार जरूर है, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनेगी और कोई भी इसे चुनौती नहीं दे पाएगा। उस पल मुझे लगा जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी मिल गई हो। अगले कुछ दिन मैं एक मशीन की तरह काम करता रहा। अलग अलग जगहों पर जो प्लॉट मैंने खरीदे थे, सब मां के नाम। फ्लैट मां के नाम, मेरी गाड़ी मां के नाम, बैंक अकाउंट से लेकर हर एसेट का हिसाब साफ। 7-8 दिन के अंदर अंदर मैं कागजों में पूरी तरह खाली हो चुका था। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। अब मेरी मां सुरक्षित थी। अब समय आ गया था रितिका के सच का पर्दाफाश करने का। उस शाम मैं जानबूझकर जल्दी घर लौटा। घर में घुसते ही देखा रितिका सोफे पर बैठी आराम से टीवी देख रही थी, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। मुझे देखकर वो झट से उठी और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, आप आ गए? मैं अभी किचन जा रही हूं, मम्मी के लिए सूप बना रही हूं, डॉक्टर ने कहा है। अब उससे ज्यादा ये नाटक मुझसे देखा नहीं गया। मैंने ऊंची आवाज में कहा, बस करो रितिका, बंद करो ये सब, मैं सब जान चुका हूं। वो जैसे पत्थर की हो गई। उसके कदम वहीं जम गए। उसने मेरी तरफ देखा, कौन सा सच? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यही सच कि तुम मेरी मां की सेवा नहीं करती, बल्कि उन्हें तड़पाती हो। तुम उनकी दवाइयां बंद कर चुकी हो, तुम उनकी मौत का इंतजार कर रही हो। मेरी हर बात उसके चेहरे से नकाब उतार रही थी। मैंने अपने दिल का सारा जहर उगल दिया।
कैसे मैंने उससे सच्चा प्यार किया, कैसे उसे खुश रखने के लिए मैंने अपनी हर कमाई लुटाई, और कैसे उसने मेरी पीठ पीछे मेरी मां को जीते जी मार डाला। कुछ पल के लिए वो चुप रही, लेकिन फिर उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने बेहयाई से कहा, हाँ, नहीं पसंद मुझे तुम्हारी मां, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ चाहिए। एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही है, 2-4 साल पहले चली जाती तो क्या फर्क पड़ता। उसके ये शब्द मेरे लिए आखिरी बार थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी औरत पर हाथ उठाया। एक जोरदार थप्पड़ लगते ही उसकी आंखों में गुस्सा और जहर भर गया। वो चीखी, तुमने अपनी हद पार कर दी है अविनाश। अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूं। तलाक भी लूंगी और तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी भी। वो पैर पटकती हुई घर से निकल गई और मैं शांति से सोफे पे बैठ गया। हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर थी। मैंने मन ही मन कहा, कर लो रितिका, जो करना है कर लो, मैं अपनी चाल चल चुका हूं। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में कोर्ट से नोटिस आ गया। उस नोटिस को देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं पूरी तरह तैयार था इस युद्ध को लड़ने के लिए। जहां पीड़िता हमेशा औरत ही मानी जाती है और आदमी सिर्फ अत्याचारी, वहां एक आदमी का खुद को बेगुनाह साबित करके बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन मैं इसके लिए तैयार था, क्योंकि मुझे अपने सच पर पूरा विश्वास था। कोर्ट में मामला शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा और सबसे पहले मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई गईं। यह साबित करने की पूरी कोशिश की गई कि मैंने रितिका को धोखा दिया है और इसी वजह से वो मुझसे तलाक चाहती है। लेकिन वे ये बात साबित नहीं कर सके। मेरे साथ काम करने वालों से, मेरे पड़ोसियों से पूछताछ की गई। यहां तक कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था और जिस कॉलेज में पढ़ा था, हर जगह से मेरी जिंदगी की कोई ना कोई छोटी सी गलती ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। जब ये आरोप साबित नहीं हो पाए, तब शुरू हुआ अत्याचारी पति का इल्जाम लगाने का सिलसिला। मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया कि मैं रितिका को प्रताड़ित करता हूं, उसे मारता पीटता हूं। सच कहूं तो यह आरोप सुनकर मुझे शर्म आ गई, क्योंकि मैंने कभी रितिका से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। लेकिन वो इस हद तक गिर चुकी थी कि पूरी दुनिया के सामने मुझे एक अत्याचारी, घरेलू हिंसा करने वाला पति साबित करने पर तुल गई थी। उस वक्त मेरे अंदर उसके लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। लेकिन इन झूठे आरोपों का तोड़ अमन ने निकाल ही लिया। उसने मेरे घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई, यहां तक कि घर के अंदर लगे कैमरों की भी पूरी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की। जिन जिन समयों का हवाला देकर रितिका ने कहा था कि उन पलों में मैंने उस पर हाथ उठाया, उन सभी समयों की सीसीटीवी फुटेज अमन ने अदालत के सामने रख दी। उन फुटेज ने साफ साबित कर दिया कि मैं ऐसा पति नहीं हूं जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो या उससे लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता हो। इस तरह उसके घरेलू हिंसा के सारे आरोप भी झूठे साबित हो गए। अब उसके पास बचा था तो बस एक ही आखिरी दांव, जो मेरी संपत्ति और एलिमनी को लेकर किया गया। रितिका ने खुद को बहुत दुखियारी बताने की कोशिश की और अपने जीवन यापन के लिए हर महीने 2 लाख रुपए मेंटेनेंस और मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा एलिमनी के तौर पर मांगा। लेकिन जब मेरी संपत्ति की जांच की गई तो सामने आया कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। घर, जमीन, प्लॉट, गाड़ियां, सब कुछ मां के नाम था, मेरे नाम पर कुछ भी नहीं था। यह सुनते ही रितिका को जैसे सदमा लग गया और वो अदालत में पागलों की तरह चीखने लगी कि यह सब झूठ है। मैं इतने सालों से इसके साथ रह रही हूं, मुझे पता है इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है और सब कुछ इन्हीं के नाम पर है। रितिका की इन हरकतों से जज साहब भी ये अच्छी तरह समझ गए थे कि रितिका कोई दुखियारी औरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो एक लालची औरत है। वो अपनी जिंदगी को संघर्ष भरा नहीं समझती थी, बल्कि ऐशो आराम और शानो शौकत के साथ जीना चाहती थी, और उसके लिए उसे अच्छी खासी संपत्ति चाहिए थी। उसे मुझसे कोई दर्द या तकलीफ नहीं थी। वो सिर्फ मुझसे वही सब हड़पना चाह रही थी जिससे वो बिना मेहनत के आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन अदालत भावनाओं से नहीं, कागजों से चलती है, और कागजों में मैं एक ऐसा आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई संपत्ति, ना कोई दौलत, ना ही ऐसा कुछ जिसे वो मुझसे छीन सके। और कोर्ट हमेशा कागजों की ही बात मानता है। उन कागजों में मैं एक ऐसा आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, और जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं दूंगा क्या।
ऊपर से अमन ने यह भी साबित कर दिया कि रितिका एक पढ़ी लिखी महिला है। उसने एमबीए किया हुआ है। उसे अपनी हार साफ दिख रही थी। उसके सारे सपने, सारे लालच एक एक करके टूट गए थे। केस खत्म हुआ। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रितिका खाली हाथ खड़ी थी, ना पति, ना पैसा, ना इज्जत। मुकदमा खत्म होते होते रितिका पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके पास ना तो एक अमीर और प्यार करने वाला पति था, न संपत्ति, न परिवार। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपने ज्यादा लालच की वजह से उसने आज सब कुछ खो दिया था। केस खत्म होने के बाद जब मैं अदालत की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी रितिका अचानक मेरे सामने आ गई। उसे देखते ही मेरे अंदर न गुस्सा आया, न दया, बल्कि उसके प्रति मेरी सारी भावनाएं जैसे मर चुकी थीं। उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। शायद उसे लग रहा था कि उसके इन शब्दों से मैं पिघल गल जाऊंगा, लेकिन मैंने उसके मां के प्रति किए गए व्यवहार और अदालत में मेरे साथ किए गए रवैये को जो देखा था, उसके बाद वो मेरे दिल, दिमाग और जिंदगी सब कुछ से निकल चुकी थी। मैंने उससे साफ कहा कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम पहले ही कह देती कि तुम्हें मेरी माँ की सेवा नहीं करनी, तो मैं तुम पर कभी जबरदस्ती नहीं करता। मैं उनके लिए नर्स और केयर टेकर रख देता। लेकिन तुम मेरे सामने मेरी माँ का ख्याल रखने का झूठा दिखावा करती रहीं और पीछे से उन पर अत्याचार करती रहीं। तुमने उस बुजुर्ग महिला की हालत इतनी खराब कर दी कि वह ढंग से चल फिर भी नहीं पा रही थी, और ऊपर से अदालत में तुमने मुझ पर कितने झूठे और घिनौने इल्जाम लगाए। क्या तुम्हें लगता है कि इतने सारे झूठों के बाद मैं जिंदगी में कभी तुम पर दोबारा भरोसा कर पाऊंगा? अगर तुम यह सोचकर आई हो, तो तुम या तो बहुत नादान हो या फिर बहुत चालाक, जिसे लगता है कि जो हाथ से निकल गया है उसे फिर से वापस पाया जा सकता है। जो तुम्हारे पास था वह बहुत कीमती था और तुमने उसे खुद खो दिया है। अब तुम्हारे लाख पछतावे या चालाकियां भी उसे तुम्हें वापस नहीं दिला सकती। इतना कहकर मैं चुपचाप वहां से निकल गया। मेरे मन में जीत की खुशी थी, जबकि रितिका वहीं सीढ़ियों पर बैठकर आंसू बहाती रही। मैंने पलटकर उसे देखा तक नहीं। अगले कुछ दिनों तक मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। भले ही पैसे थोड़े कम मिले, लेकिन मैंने वह समय अपनी मां को दिया। उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, उनका पूरा इलाज करवाया और उनके लिए 2 केयर टेकर भी रख लिए, एक दिन की शिफ्ट के लिए और एक रात की शिफ्ट के लिए। इसके अलावा जब भी मैं घर पर होता, अपनी मां को पूरा समय देता। आज भी मुझे अपनी गलती का पछतावा है कि अगर मैंने रितिका पर आंख मूंद कर इतना भरोसा न किया होता, तो मेरी मां को इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। अब मां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, चलने फिरने लगी हैं और कभी कभी सुबह मेरे लिए लंच भी बना देती हैं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। लेकिन मां के मन में कहीं कहीं दुख है कि उनकी वजह से मेरा घर टूट गया, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं। एक गलत औरत के साथ पूरी जिंदगी घुटने से बेहतर था कि मैं अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दूं। आज मैं सिर्फ एक सीनियर मैनेजर नहीं हूं, आज मैं एक सच्चा बेटा भी हूं। तो दोस्तों बताइए, क्या आपको लगता है कि मैंने रितिका के साथ सही किया या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी अविनाश या रमा जी को अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखा दे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते कमेंट में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो दुनिया के किन किन कोनों में देखी जा रही है। राधे राधे।